नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात ने दोनों देशों के रिश्तों को और नई मजबूती और गति प्रदान की है। 7 लोक कल्याण मार्ग में लगभग 3 घंटे तक चली ये वार्ता न केवल रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही, बल्कि भविष्य की साझेदारी के लिए कई नए रास्तों को भी खोलती हुई दिखाई दी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि हमारे संबंध इतिहास में गहराई से जुड़े हैं, लेकिन मायने शब्दों के नहीं बल्कि उस सार के हैं जो वास्तव में बेहद मजबूत और गहरा है। उन्होंने मुलाकात को दोस्ताना और सार्थक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बातचीत के दौरान कई क्षेत्रों में बड़े विस्तार की योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि रूस और भारत जिन क्षेत्रों में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं, वो दोनों देशों के बीच उच्च विश्वास स्तर को दर्शाता है। उन्होंने विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विमानन, हाई टेक सेक्टर, सैन्य तकनीकी सहयोग, अंतरिक्ष जैसी चीज़ों का जिक्र किया। मोदी ने उम्मीद जताई कि ये बैठक दोनों देशों की आर्थिक प्रगति में नई ऊर्जा डालेगी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये बैठक नई उम्मीद जगाएगी और हमारी आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। हमें बड़े परिणामों की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी संबंधों की गर्माहट का उल्लेख करते हुए कहा, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारा परिचय 25 वर्ष से भी पुराना है। सहयोग और पीपल टू पीपल टाइज का विशेष महत्व रहा है। दशकों से दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और आत्मीयता का भाव रहा है। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमने कई नए कदम उठाए हैं। हाल ही में रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट्स खोले गए हैं। इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क और सुगम होगा और आपसी नजदीकियां बढ़ेगी। इस वर्ष अक्टूबर में लाखों श्रद्धालुओं को काल्मिकिया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का आशीर्वाद मिला। मुझे खुशी है कि शीघ्र ही हम रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क 30 डे ई टूरिस्ट वीजा और 30 डे ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। सहयोग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच ये वार्ता हुई है, जिसे कई मायनों में दोनों ही देशों के रिश्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से तमाम कदम यहाँ पर उठा रहे हैं, वो दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत यहाँ पर करता हुआ नज़र आ रहा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में 3 घंटे की ये वार्ता हुई, जिसमें कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं की गई और व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को दोनों देशों के आपसी संबंधों के मद्देनज़र बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इसी खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से ये वार्ता बेहद अहम रही है। तो दोनों नेताओं के बीच लगभग 3 घंटे की ये महत्वपूर्ण चर्चा हुई। कई रक्षा समझौतों को लेकर भी बातचीत हुई और कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच ये बातचीत हुई है। इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए एस के मिश्रा जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। मिश्रा साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मिश्रा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 3 घंटे की लगभग ये वार्ता चली है। कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है और बेहद महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए, निश्चित रूप से देखो, जब आए थे उनसे शुरुआत में ही इंटरव्यू लिया था, उनसे कहा गया कि भाई क्या देख रहे हैं, तो उन्होंने भारत की प्रगति की पहले तो उन्होंने सराहना की और कहा एक किसी चमत्कार से कम नहीं है। और दूसरी बात ये देखा जाए कि सबसे बड़ी चीज आई कि उनसे ये पूछा गया कि अमेरिका के कारण तो ये दोस्ती और ज्यादा प्रगाढ़ तो नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई, तो उन्होंने कहा देखिए, मैं किसी अपने बराबर के वाले नेता का वो नहीं कर पाए एनालिसिस, लेकिन उस देश की जनता, उस देश की राजनीति के साथ उनको कैसे जोड़ती है, वो उनकी राजनीति किस तरह की, वो जनता निर्धारित करेगी कि वो किस टाइप के नेता है। बहुत अच्छी बात थी। और दूसरी बात, दुनिया में कहा तेजी से बदलाव हो रहा है, अब विश्व में स्थिरता बहुत जरूरी है और पारस्परिक लक्ष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके व्यापार के मामले में, रक्षा के मामले में, ऊर्जा के मामले में और अंतरिक्ष के मामले में। और उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे बड़ी जो भारत करीब 38% रक्षा खरीद करता है रशिया से, उसमें हम जलयान के बारे में, विमान में, टैंक में, ब्रह्मोस पे मिसाइल बनाई, उन्नत तकनीकी के साथ ही अब हम AI पे भी काम कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है। भारत की तकनीकी विशेषता की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमने उनको तकनीकी दी, उन्होंने उसको बहुत बेहतर तरीके से प्रयोग किया है। तो इस तरह से और ये बातचीत एक बहुत महत्व रखती है, क्योंकि दुनिया की निगाहें इस पे लगी हुई है कि वैश्विक परिवेश किस तरह से चेंज हो रहा है। ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, ग्लोबल साउथ का समर्थन भी कर रहे हैं पुतिन जी। और सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए बन रही है। अमेरिका ने कई बार से धमकी दी कि भारत उससे तेल खरीदेगा तो ये हो जाएगा, ये कर देंगे, प्रतिबंध लगा दिए, टैरिफ कर दिए। उन्होंने कहा ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, तेल की बात है तो भारत को भी तेल दिया और देता रहेगा। और तीसरी बात यह है कि हमारी जो परमाणु ऊर्जा की बात हो रही है, हमने दुनिया के सबसे छोटे परमाणु ऊर्जा के केंद्र स्थापित किए। इवन देन हम समुद्र में तैरते हुए परमाणु ऊर्जा को भी तैयार कर सकते हैं। और दुनिया के अमेरिका दूसरे को मना कर रहा है, अमेरिका मेरे से खुद लेता है सहायता, तो जब खुद सहायता लेता है दूसरे को आप मना करने वाले कैसे हो सकते? 22 परमाणु केंद्र बताए कि दुनिया में हमने चलाए हुए हैं, और जो दुनिया के सबसे छोटे हैं और समुद्र में भी तैर सकते हैं, इतने छोटे छोटे बनाए हुए हैं, तो उसमें अब अमेरिका भी सपोर्ट ले रहा है, दूसरों को मना कर रहा है। ये दोहरा चरित्र जो है ना, राजनीति के लिए अच्छा नहीं होता। बिल्कुल। और मिश्रा जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया रक्षा सहयोग और सैन्य समझौतों का, इसको लेकर भी इस मुलाकात को बेहद अहम यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि रक्षा सहयोग और सैन्य समझौतों की अगर बात करें तो रूस भारत का बहुत लंबे समय से साथ देता आया है, और अब जिस तरीके से मुलाकात हुई है, इसके बाद आने वाले भविष्य में भी कहीं ना कहीं रूस और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं उनमें और मजबूती यहाँ पर आएगी, और सैन्य समझौतों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण डील यहाँ पर संभव बताई जा रही हैं। बिल्कुल, इसमें हम पांचवी सैनिक जो है, 5वीं पीढ़ी के जो फाइटर जेट सुखोई 57 लड़ाकू विमान है, उस पर भी बातचीत कर रहे हैं। और नई पीढ़ी का जो 400 बन रहा है, उसको एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना, जो भी ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज किया गया था, उसको भी बेहतर तरीके से और मंगवाने की किया, उसका और नया जो है संस्करण लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा वायुयान, क्रूज क्षेपणास्त्र और मिसाइल्स में भी, सबमरीन जो न्यूक्लियर मिसाइल्स है, उसमें भी हम समझौता करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे सुखोई 30 जो पुराना है 30 लड़ाकू विमान, उनका भी आधुनिकीकरण की बात भी आपस में की जा रही है। अन्य महत्वपूर्ण समझौतों में विशेष रूप से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के बारे में और ब्रह्मोस को और ज्यादा सटीक बनाने के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं। ब्रह्मोस क्योंकि रशिया और इंडिया के दोनों के सहयोग से बना है, इस सोनिक मिसाइल्स बनाई जा रही है। ICBM तो है, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तो है, लेकिन ये सुपरसोनिक मिसाइल्स बहुत ही कारगर है, और उसमें भारत ने बेहतर तरीके से रशिया की टेक्नोलॉजी को भारतीय टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर बेहतर बनाने का जो प्रयास किया है, उसकी बहुत सराहना की है। और उन्होंने कहा जो भारत ने इतने कम समय में जो प्रोग्रेस की है, और दुनिया की जो पॉपुलेशन है भारत में विश्व में सबसे ज्यादा है, और इसके बावजूद और मैं अपने मित्र मोदी के साथ मिलकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और उन्होंने कहा रूस के साथ निरंतर स्थायित्व रहे, सदाबहार साथी है, अनेक आपदाओं में सहानुभूति रखी है, समर्थन दिया है, सहयोग दिया है, और सामरिक साझेदारी इसी कारण से हमारी बढ़ रही है। ठीक, चलिए मिश्रा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। रक्षा सहयोग और सैन्य समझौतों को लेकर भी दोनों के बीच बातचीत हुई, और कहीं ना कहीं भारत और रूस के संबंधों में और ज़्यादा मजबूती इस मुलाकात के बाद देखी जा रही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक लोग हमेशा अपनी बचत को ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहां पैसा सुरक्षित रहे और थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए। ऐसे में जब भारतीय रिजर्व बैंक कोई बड़ा फैसला करता है तो उसका असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ता है। 5 दिसंबर को रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें घटाने का ऐलान किया है। आरबीआई एमपीसी बैठक के फैसले में रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी गई है, यानी रेपो रेट 5.50% से घटकर 5.25% पर आ गया है। इसी ऐलान ने उन सभी लोगों का ध्यान खींच लिया है जो अपनी जमा पूंजी पर मिलने वाले ब्याज पर निर्भर रहते हैं, खासकर बुजुर्ग जिन्हें हर महीने स्थिर आय की ज़रूरत होती है। अब उनके मन में ये सवाल है कि फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों पर इस ऐलान का क्या असर होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा के द्वारा दी गई ये कटौती फरवरी से अब तक चौथी कटौती है। इस फैसले से तुरंत आपकी तय फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर ब्याज घटेगा नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में बैंक छोटी और मध्यम अवधि वाली योजनाओं पर ब्याज कम कर सकते हैं। कई बड़े बैंक तो पहले ही फरवरी के बाद से 50 से 100 आधार अंकों तक कमी कर चुके हैं। बैंकिंग विशेषज्ञों के अनुसार रेपो दर कम करने का मकसद अर्थव्यवस्था में रफ्तार लाना है, लेकिन इसके साथ ही बचतकर्ताओं को अपने निवेश स्ट्रक्चर को थोड़ा बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे समय में सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि आप अपनी जमा पूंजी का एक ही अवधि में न बांधें। And the RBI, the MPC, met on the 3rd, 4th and 5th of December to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 5.25% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points. वहीं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने शुक्रवार को क्रू ड्यूटी की एक ज़रूरी ज़रूरत में ढील दी, क्योंकि इंडिगो के ऑपरेशनल संकट की वजह से देश भर में हवाई यात्रा में रुकावट आ रही थी, जिससे हज़ारों फ्लाइट कैंसिल हो गई और बड़े पैमाने पर देरी हुई। एक ऑफिशियल ऑर्डर में रेगुलेटर ने कहा कि वो उस नियम को कुछ समय के लिए वापस ले रहा है जो एयरलाइंस को हफ्ते के आराम की जगह जमा हुई छुट्टी लेने से रोकता था। इस रोक की वजह से मौजूदा संकट के दौरान क्रू रेस्टरिंग मुश्किल हो गई थी। डीजीसीए ने चिट्ठी लिखकर सभी पायलट एसोसिएशन और पायलट से सहयोग की अपील की है। डीजीसीए ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद क्रू मेंबर्स के लिए वीकली रेस्ट के बारे में सभी ऑपरेटरों को दिए गए निर्देश वापस ले लिए हैं। डीजीसीए ने कहा है कि ऑपरेशन में चल रही दिक्कतों और अलग अलग एयरलाइंस से ऑपरेशन की कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी पक्का करने की ज़रूरत के बारे में मिली रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए इस पैराग्राफ में दिया गया निर्देश कि वीकली रेस्ट की जगह कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी, तुरंत वापस लिया जाता है। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को एक बार फिर कानूनी झटका लगा है। आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट रखने से जुड़े एक मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ये मामला वर्ष 2019 में दर्ज किया गया था। बीजेपी के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया था। अब्दुल्ला आजम पर 2 अलग अलग जन्म तिथि का इस्तेमाल करके 2 पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगा था। तो अब्दुल्ला आजम को ये सज़ा तब मिली है जब वो पहले से ही अपने पिता आजम खान के साथ रामपुर की जिला जेल में बंद है और पिता पुत्र 2 पैन कार्ड के मामले में कोर्ट से सज़ा मिलने के बाद जेल में कैद है। आज पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें सज़ा सुनाई गई। वहीं लाल किला बम ब्लास्ट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी फरीदाबाद निवासी शोएब की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत 10 दिन के लिए और बढ़ा दी है। ये निर्णय तब सामने आया है जब शोएब की पूर्व में दी गई 10 दिनों की कस्टडी खत्म हो गई और उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। लाल किला बम ब्लास्ट मामला एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई हैं। उसकी पिछली हिरासत के दौरान एनआईए ने उससे गहन पूछताछ की थी और मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग जुटाने का प्रयास किया था। 10 दिनों की कस्टडी खत्म होने के बाद शोएब को शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। एनआईए ने कोर्ट से आरोपी की कस्टडी बढ़ाने की मांग की जिससे पीछे मामले की जांच की जा सके। तो अन्य आरोपियों की पहचान और संबंधित षड्यंत्र के खुलासे जैसे तर्क दिए गए।
कोर्ट ने एनआईए की दलीलों को स्वीकार करते हुए शोएब को 10 दिन की और एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। वहीं रतन टाटा की सौतेली मां और नोएल टाटा की मां सिमोन दुनोयर टाटा का निधन हो गया है। 95 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। स्विट्जरलैंड में जन्मी सिमोन ने भारत आकर न सिर्फ टाटा परिवार में जगह बनाई बल्कि कॉस्मेटिक ब्रांड लैक्मे को ग्लोबल बना दिया। सिमोन टाटा का जन्म स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। इनका पूरा नाम सिमोन नेवल दुनोयर था। 1953 में वो भारत घूमने आई और जीआरडी टाटा के सौतेले भाई नवल एच टाटा से 1955 में शादी की। नवल टाटा की पहली पत्नी सुनी कॉमिसरिएट से 2 बेटे रतन टाटा और जिमी टाटा थे, लेकिन दूसरी पत्नी सिमोन ने परिवार को एकजुट रखा। नोएल टाटा उनके बेटे हैं जो आज टाटा ट्रस्ट और हिंदुस्तान यूनिलीवर में बड़े रोल संभाल रहे हैं। सिमोन पहली बार 1960 के दशक में टाटा ग्रुप से जुड़ी। वो टाटा ऑयल मिल्स कंपनी की सब्सिडियरी लैक्मे के बोर्ड में शामिल हुई। उस वक्त लैक्मे छोटी कंपनी थी जो हमाम, ओके और मोदी सोप्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाती थी, लेकिन सिमोन ने इसे भारतीय महिलाओं के लिए खास कॉस्मेटिक्स ब्रांड बनाने का विजन दिया। वहीं बद्रीनाथ धाम में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड का असर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ महायोजना पर पड़ रहा है। यहां पानी भी ठंड से जम रहा है। हालांकि अभी भी 400 से ज़्यादा मजदूर कर्मचारी महायोजना के कार्य में जुटे हैं, लेकिन ठंड के चलते 100 से ज़्यादा मजदूर बद्रीनाथ धाम को छोड़ चुके हैं। बताया गया है कि यात्रा काल के दौरान नर पर्वत इलाके क्षेत्र में साकेत तिराहे से लेकर काली कमली तक दिक्कत हुई थी, जिन कार्यों को अब तेजी से किया जा रहा है। वहीं देश भर में इंडिगो की करीब 900 फ्लाइट्स कैंसिल होने का असर अब आम जनजीवन पर दिखने लगा है। इंडिगो की एक फ्लाइट की वजह से कर्नाटक के हुबली में बुधवार को अनोखा रिसेप्शन हुआ, जिसे देखकर मेहमान भी हैरान रह गए। दरअसल यहां दूल्हा दुल्हन की जगह दुल्हन के माता पिता स्टेज पर बैठे। वहीं नया शादीशुदा कपल भुवनेश्वर से ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए रिसेप्शन में शामिल हुआ। ये पूरी घटना इंडिगो फ्लाइट के अचानक कैंसिल होने के कारण हुई। जानकारी के मुताबिक ये रिसेप्शन हुबली की मेधा श्रीर सागर और भुवनेश्वर के संगम दास का था। दोनों बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इनकी शादी 23 नवंबर को भुवनेश्वर में हुई थी। शादी के बाद दुल्हन के होम टाउन हुबली में 2 और 3 दिसंबर को रिसेप्शन आयोजित किया गया था, जिसके लिए घरवालों ने हुबली के गुजरात भवन में पूरी तैयारी कर रखी थी। वहीं पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की पावर और बढ़ गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को 5 साल के लिए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के रूप में नियुक्ति को मंजूर दे दी है। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ऑफिस ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से मिली मुनीर को सेनाध्यक्ष, COAS और रक्षा बलों के प्रमुख दोनों बनाने की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स हैंडल ने एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को CDF के साथ साथ 5 साल के लिए COAS के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ये प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुनीर को अधिक शक्ति सौंपने की इच्छा पर कई अटकलों के बाद आया है। दरअसल शरीफ सरकार को 29 नवंबर को देश के पहले रक्षा बलों के प्रमुख की नियुक्ति को अधिसूचित करना था, जिस दिन सेना प्रमुख के रूप में मुनीर का मूल 3 साल का कार्यकाल खत्म हुआ था। रक्षा बलों के प्रमुख की भूमिका पिछले महीने संविधान के 27वें संशोधन के तहत बनाई गई थी, जिसका लक्ष्य सैन्य कमान को केंद्रीकृत करना था। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की सेवा को 2 साल के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है, जो 19 मार्च 2026 से प्रभावी होगा। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान सशस्त्र बल के दोनों अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं भी दी। तो पाक की तीनों सेनाओं पर अब पूरा कंट्रोल
आसिम मुनीर का होगा। सीडीएस के हाथों में एटमी हथियार की पावर भी होगी। तो आसिम मुनीर सीडीएफ नियुक्त कर दिए गए हैं। पाक की तीनों सेनाओं पर अब उनका पूरा कंट्रोल रहने वाला है। तो सीडीएस के हाथों में एटमी हथियार का बटन भी होगा। तो आसिम मुनीर को ये नई नियुक्ति यहाँ पर प्रदान कर दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।